नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के बारे में। और ये क्यों पढ़ना है हमें, क्योंकि एमपीपीएससी का जो नया पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से यूनिट नंबर 10 में ये तीसरा अपना टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग। जो 15 आयोग दिए हैं उनमें से तीसरा है ये, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो हमें ये बिल्कुल भी छोड़ के, तो देखिए कोई सा भी आयोग हमें बिना पढ़े नहीं जाना है। अगर आप सच में यूपीएससी के लिए सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी के लिए सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यूपीएससी के बारे में हम जानते हैं, जानेंगे क्या क्या। तो इंडेक्स आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम इसका जानेंगे कि इसका इतिहास, संक्षिप्त इतिहास एवं इसके गठन के बारे में, कि इसके गठन के पीछे कुछ ना कुछ एक इतिहास रहा होगा, ये कैसे कैसे आज जो यूपीएससी है वो कैसे बना, ठीक है। तो ये हम जानेंगे। इसके बाद आयोग की संरचना यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसके बारे में हम जानेंगे कि कितने इसमें सदस्य होंगे, कितने इसमें इसमें अध्यक्ष होगा तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, क्या आयु सीमा रहेगी, जो भी है, ठीक है। इससे रिलेटेड ये सब जानेंगे। इसके बाद आयोग के कार्य जानेंगे कि ये एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, इतना तो आपको पता ही है, परीक्षाओं का आयोजन कराने का इसका काम है। तो कौन कौन सी परीक्षाएं ये आयोजित करवाता है ये हम इसमें जानेंगे। इसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संबंधी प्रावधान। ये स्वतंत्र मतलब अगर कोई आयोग का सदस्य है, अध्यक्ष है, वो फ्रीली होके काम कर कब कर पाएगा, जब उसको बाहर से कोई प्रेशराइज ना करे, कोई पॉलिटिकल पावर प्रेशर उसके पास ना हो किसी भी प्रकार का। तो ऐसे कुछ प्रावधान करे गए इसमें, ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए यूपीएससी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। और ये दोस्तों एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। एग्जाम्स किसके कराती है आपको पता है? इससे आईएएस आईपीएस जो टॉप सर्विसेज है क्लास 1 की, वो यहाँ से निकलती है। और अगर मान लीजिए यही फेयर तरीके से इनका चुनाव नहीं हुआ, फेयर तरीके से इनका चयन नहीं हुआ, इनकी जगह कौन लोग आने लगे? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से लोग अगर आईएएस आईपीएस ये लोग बनने लगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल होगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इन ये जो आयोग के सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो उसको कुछ स्वतंत्रता दी गई है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाए। तो उन प्रावधानों के बारे में जानेंगे। उन इसके बाद हम रिमूवल यानी कि इसका जो निष्कासन है, क्या आयोग के अध्यक्ष सदस्य कैसे हटाए जा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए संक्षिप्त इतिहास एवं गठन। तो दोस्तों 1854 में लंदन में, याद रखिएगा, लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले 1854 में क्या हुआ था? लॉर्ड मैकाले की प्रवर समिति के आधार पर सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई, वो भी कहाँ पर? लंदन में। तो अब ये परीक्षा का आयोजन भी कहाँ पर होगा? तो लंदन में होगा। भारत से लोग अब एग्जाम्स देने जाएंगे लंदन, ठीक है। जैसे आपने यूपीएससी का उस समय फॉर्म डाला होता, तो आपको इस बहाने एटलीस्ट लंदन घूमने को तो मिल जाता। और आज के समय अगर लंदन एग्जाम्स करा दे तो हम भी डाल दें भैया, हम भी घूमेंगे, ठीक है। तो आयु सीमा क्या रखी गई थी, योग्यता क्या रखी गई थी उस समय? 18 से 23 वर्ष, जो कि बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं थी। प्रैक्टिकली आप देखा जाएगा तो उस समय के हिसाब से बहुत कम लोग ये इस दौरान यूपीएससी का एग्जाम्स क्लियर करना, वो भी फिर एग्जाम देने जाना है लंदन, तो ये हुआ। अब आप देखोगे तो ऐसा होने के बावजूद भी आपको पता है इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं है। तो अपने सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इन्होंने 1864 में सिविल सेवा की परीक्षा प्राप्त की। ये भी आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो पहली सिविल सेवा परीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पहले एग्जाम सबसे पहले कहाँ होते थे? तो लंदन में होते थे। आयु सीमा क्या रखी गई थी? तो 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। आयोग की स्थापना कब हुई सिविल सेवा आयोग की? तो 1854 में हुई, ठीक है। दोस्तों अभी हम यूपीएससी पे नहीं आए हैं, ध्यान रखना। यूपीएससी जो आज का यूपीएससी है उसका गठन कब हुआ वो अभी हम जानेंगे। अभी ये सिविल सेवा आयोग है, ये 1854 में बना था, ये डिफरेंट है। इसी का धीरे 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 विकास करके अपना यूपीएससी बना। अब आप देखोगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया। दोस्तों देखिए इससे पहले लगातार ये मांग
उठ रही थी कि भारत में एग्जाम्स कराए जाए, भारत में परीक्षा आयोजित करी जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब परीक्षा आयोजित करानी है भारत में, तो भारत में एक आयोग की आवश्यकता पड़ेगी जो कि भारत में परीक्षा का नियंत्रण कर सके, उनकी योजना तैयार कर सके, उनका क्या सिलेबस रहने वाला है, उनकी ठीक है पाठ मतलब उनको एग्जाम्स कंडक्ट कराने की पूरी योजना तैयार करने के लिए एक लोक सेवा आयोग चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो इसीलिए जो मांग उठ रही थी उसको भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक प्रावधान ऐसा रख दिया गया कि हाँ ठीक है, लोक सेवा आयोग की हम स्थापना करेंगे। और फिर 1922 में क्या होता है, पहली परीक्षा हुई। अभी लोक सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ है दोस्तों, लंदन में जो सिविल सेवा आयोग है वही 1822 में इलाहाबाद में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। भारत में पहली बार कहाँ पर सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करी गई थी, तो इलाहाबाद में करी गई थी और लंदन में भी सेंटर थे। 1822 में पहली बार कहाँ पर की गई थी, तो इलाहाबाद में की गई थी। चलिए नेक्स्ट। अब 1924 यानी कि 1924 में क्या हुआ, एक ली आयोग बना और ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की जोरदार सिफारिशों पर 1 अक्टूबर 1926 को, ये आप डेट याद रख सकते हो, अगर आप गूगल करोगे कि यूपीएससी कब बना तो डेट निकल के आएगी 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है। को पहली बार सर रॉस वॉकर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है लोक सेवा आयोग, न कि संघ लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग क्यों लिखा है, क्योंकि कई जगह आपको केंद्रीय लिखा मिल जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, और संघ लोक सेवा आयोग नहीं मिलेगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग मिल जाएगा, ये भी ठीक है। केवल लोक सेवा आयोग बोल लीजिए, ये भी ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, अभी तक जो पीएससी है अपना राज्यों की जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनका गठन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब क्या याद रखना है, याद रखना है कि 1924 में 1924 में एक ली आयोग बना, ली आयोग या जैसे रॉयल आयोग भी बोलते हैं, उसने जोरदार सिफारिशों उसकी जोरदार सिफारिशों पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब दोस्तों ये बढ़िया है, ठीक है, चल रहा था सब कुछ। इसके बाद 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम आया, उसमें ये प्रावधान रखा गया कि प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अकेला यूपीएससी सब कंडक्ट कराए, तो इससे बढ़िया प्रांतों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग बना दिया जाए। जैसे एमपी पीएससी है, छत्तीसगढ़ पीएससी है, बिहार पीएससी है, राजस्थान पीएससी है, तो ऐसे ही लोक सेवा आयोग का गठन प्रांतों के लिए रखा गया था। क्वेश्चन देखो दोस्तों आपसे यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। ली आयोग का या यूपीएससी का गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा रखा गया, तो आप बोलोगे 1919 के अधिनियम के द्वारा रखा गया था, 1919, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल 1937 को लोक सेवा आयोग जो था, जो अपना 1 अक्टूबर 1926 को जो बना था लोक सेवा आयोग, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, फेडरल लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, देखिए 18 जो अपना 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग होंगे। तो अब लोक सेवा आयोग प्रांतों के लिए बनने हैं तो कुछ ना कुछ अलग नाम इसको देना था, तो हमने दे दिया फेडरल लोक सेवा आयोग। कब दिया, तो 1937 को। ये भी पूछा जाता है, एक एक चीज आपसे पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा, ये भी आपसे पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी, 1926 आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ। और फेडरल लोक सेवा आयोग कब बना, लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग के नाम से कब से जाना जाने लगा, तो 1 अप्रैल 1937 से। इसके बाद अपना देश आजाद होता है, अपना संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। उस दिन फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया या संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा। तो आज का जो यूपीएससी है वो है अपना ये संघ लोक सेवा आयोग, और धीरे धीरे ये विकास फेडरल से संघ लोक सेवा आयोग बना, फेडरल लोक सेवा आयोग केंद्रीय लोक सेवा आयोग से बना, ठीक है। एक चीज समझिएगा, अब थोड़ा सा आप मुझे 1 मिनट दीजिए। 1926 1 अक्टूबर
एक मिनट पहले ये साफ कर लेता हूँ। 1 अक्टूबर 1926 क्या बना? तो अपना बना केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ठीक है। अब 1 अप्रैल 1937 को क्या हुआ? ये बन गया अपना फेडरल लोक सेवा आयोग। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो ये बन गया यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो ये इसका संक्षिप्त इतिहास है। किस कमीशन की सिफारिशों पर बना? तो ली आयोग। ली कौन थे? उस समय लॉर्ड ली हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया और उसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना। तो संरचना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप जानते हैं इसमें एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। अब सदस्यों की संख्या का निर्धारण संविधान में नहीं है कि कितने सदस्य होंगे। अध्यक्ष तो एक ही होगा और सदस्य कितने होंगे इसका निर्धारण संविधान में नहीं है। तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा अपने विवेक के आधार पर। सामान्यतः 9 से 11 होते हैं। 9 से 11 इसमें इंक्लूड है अपने अध्यक्ष। ठीक है। अगर मान लीजिए 10 सदस्य हैं तो 10 में से एक अपना अध्यक्ष होगा और 9 अपने सदस्य होंगे। तो यही इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों देखो, संवैधानिक संस्था है और सांविधिक संस्था है, इनमें सिर्फ आप इतना फर्क समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है या आप कहते हो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो मैं आपसे पूछूंगा कैसे पता कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है? तो आप मुझे आंसर दीजिएगा कि सर ये संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। तो ये संविधान का सीधा संवैधानिक संस्था होगी जिसका वर्णन संविधान में हो। बस आप इतना याद रखिए। और सांविधिक संस्था वो होगी जिनका वर्णन संविधान में ना हो, वो जो किसी कानून के किसी अधिनियम के द्वारा बनाई गई हो। इसके बाद यह एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। सामान्यतः 9 से 11 सदस्य होते हैं, ये भी आप देख चुके हैं। अब ये 9 से 11 सदस्य होते हैं, इनमें से आयोग में जैसे मान लीजिए टोटल 10 हैं, तो 10 में से 5 लोग ऐसे होने चाहिए। वैसे उसमें योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन 10 में से 5 लोग ऐसे होने चाहिए। ये है कि वो कम से कम नहीं तो 10 वर्ष का अनुभव उनको हो। 10 वर्ष का अनुभव हो किसी अपनी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन काम करने का उनको अनुभव रहा हो, जिन्होंने अपनी सेवा दी हो। तो आधे सदस्य ऐसे होना चाहिए। फिर संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अधिकतर चीजें दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड है। नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति हटाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो एग्जाम में अगर कुछ आ जाता है, कुछ नहीं पता है, तो राष्ट्रपति लगा के आ जाना। ठीक है, गलत नहीं होगा। जहां 90% चांसेस होंगे गलत नहीं होगा। वैसे आप पढ़ लोगे तो ठीक ही है, और अगर नहीं पता तो अपने पास ऑप्शन ही है ये तुक्का मारने का, तो वहां पे आप राष्ट्रपति तुक्के के चले आना। ठीक है। अब इसके बाद इनकी पदावधि 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो। जैसा कि हमने अपना निर्वाचन आयोग जो है भारत का, उसमें भी यही क्राइटेरिया रखा गया है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मान लीजिए वो 55 में नियुक्त हुआ, 55 साल कोई अध्यक्ष है, उसकी एज 55 साल है। ठीक है, उसमें नियुक्त होता है, 6 साल आराम से काम करेगा, 61 तक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मान लो वो कोई है जो 60 में ही नियुक्ति होती है उसकी, तो कायदे से उसको 6 साल के हिसाब से तो 66 ईयर तक काम करना चाहिए। नहीं, तो वो अब यहाँ पर 65 का हो जाएगा, यानी कि 5 साल में ही उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा या वो हट जाएगा।
तो ये इसका जो भी पहले हो जाए दोनों में से इसकी पदावधि है। और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अब कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो एक्टिंग चेयरमैन है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस आधारों पर करेगा? जैसे मान लीजिए यूपीएससी का अध्यक्ष का पद खाली है, पद रिक्त है, तो पद को हम रिक्त ना रहने दें, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर देगा। ठीक है, ये होते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। मतलब जब कोई मूल जिसका जो पद है अध्यक्ष, जो मेन अध्यक्ष है, वो जब अपने पद पर नहीं होता है तो उस समय हम एक कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर देते हैं कि जब तक ये लौट के नहीं आ जाते तब तक आप काम करिए। तो किन आधारों पर करेगा? कि एक तो उसका पद रिक्त हो, दूसरा वो किसी भी अन्य कारण की वजह से वो बाहर हो या अपनी सेवा देने में असमर्थ हो कुछ समय के लिए, तो भी हम कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बस आपने जाना क्या है, एक अध्यक्ष होता है, कुछ अन्य सदस्य होते हैं, 9 से 11 सदस्यों की संख्या हो सकती है। कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम नहीं तो 10 साल का उनको अनुभव हो। उसके बाद राष्ट्रपति और अध्यक्ष की जो सेवा शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और पदावधि 6 से 65 और अपना कार्यवाहक नियुक्त करने का वो कौन है? तो वो भी राष्ट्रपति है। इसके बाद दोस्तों आयोग के कुछ कार्य हैं। तो कार्य इनके क्या कार्य हैं? इनका कार्य काम सीधा सीधा है परीक्षा आयोजित करवाना, फ्री बिल्कुल एंड फेयर इलेक्शन वाली जो बात है ना निर्वाचन आयोग की, वैसे ही फ्री एंड फेयर एग्जाम इसको करवाने हैं। ठीक है, तो परीक्षा आयोजित करवाना है यूपीएससी का मेन काम है। अब कौन कौन सी परीक्षा आयोजित करवाता है? तो एक तो दोस्तों आप याद रखिए अखिल भारतीय सेवा, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जिन्हें हम बोलते हैं। दूसरा केंद्रीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती है? एक आईएएस है, आईपीएस होता है, एक आईएफएस होता है। एफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फॉरेस्ट को, यानी कि भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये अपनी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। तो इनका आयोजित कौन करवाता है? यूपीएससी करवाएगा। दूसरा केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं जैसे कि जो अपनी आईएफएस है, एक विदेश सेवा, यहाँ पर फॉरेन को डिनोट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये विदेश सेवा जिसमें अपना केंद्रीय सेवा में जैसे एनडीए सीडीएस के द्वीप जो रक्षा सेवाएं जो होती हैं वो ये भी आयोग ही कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी उनको कंडक्ट करवाता है इन एग्जाम्स को। इसके बाद केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवा, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, उनके केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं का परीक्षाओं का आयोजन भी कौन करवाएगा? तो यूपीएससी करवाएगा। ये आप तीनों चीजें याद रखना, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे आपको कि निम्नलिखित में से कौन से का आयोजन नहीं करवाता है, तो तीनों को लिख देंगे, चौथा कोई होगा तो उसको आपको याद रखना है कि नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संयुक्त भर्ती की योजना एवं प्रवर्तन करने में सहायता करना। जैसे 2 राज्य हैं मिलकर के अनुरोध करते हैं यूपीएससी से कि भैया आप हमारे लिए हमें एक बहुत इंटेलेक्चुअल ऑफिसर की जरूरत है, बहुत ज्यादा विशेष अर्हता वाले अधिकारी की जरूरत है। तो हम दोनों राज्य मिलकर के आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ये हमारे लिए एग्जाम इसका कंडक्ट कराइए। तो उनके अनुरोध पर संयुक्त भर्ती की योजना बनाएगा। प्रवर्तन का मतलब होता है इन्फोर्स करना उनको, तो वो भी करेगा। इसके बाद राज्यपाल के अनुरोध पर, राज्यपाल मान लो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करें कि भैया राष्ट्रपति जी आप जो है हमें कुछ मामलों में सलाह चाहिए, एग्जाम्स के मामले में सलाह चाहिए, तो राज्यपाल अनुरोध करेगा राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति इसको स्वीकृत कर लेंगे। तो सभी मामलों पर सामान्यतः यूपीएससी सलाह देता ही देता है। अगर राष्ट्रपति सलाह मांगे तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो सलाह देते ही देते हैं। ठीक है, ये इसका मेन आयोग के कार्य हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आने वाली वीडियो में जो अभी राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें वहीं पे आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों आप देखोगे कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संबंधी प्रावधान, जैसा कि मैंने आपको बताया आयोग का कोई सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी भय के, बिना किसी डर के काम कर पाए, ऐसे प्रावधान संविधान में रखे गए हैं। तो कौन कौन से प्रावधान हैं? तो सबसे पहले तो आप उनको हटाने की प्रक्रिया देखिए। अध्यक्ष तथा सदस्यों को संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है। अब वो कौन कौन से आधार हैं वो हम जानेंगे। मतलब
ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति तो उसकी कर दी और नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि जो हमारे हिसाब से काम करे, ये हमारे फूफा जी के लड़के को लगवाएगा। राष्ट्रपति जी कहते हैं कि तुम अभी हमारे फूफा के लड़के को इस बार की यूपीएससी में सिलेक्शन करवाओगे कैसे भी करके, तो यूपीएससी का चेयरमैन नहीं तो मैं तुम्हें हटा दूंगा, ऐसा कुछ प्रावधान मान लो होता है कि राष्ट्रपति कह देता है आप तो करवाओगे नहीं, मैं तुम्हें हटा दूंगा। तो राष्ट्रपति आपको सीधे तौर पर नहीं हटा सकता, एक कुछ प्रक्रिया है उस आधार पर हटाया जाएगा, वो प्रक्रिया हम अभी जानेंगे। दूसरा, सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी कम कर देंगे हमारा काम करो, कि हम आपकी सेवा शर्तें आपका अनुलाभ कम कर देंगे, आपके वेतन भत्ते हम कम कर देंगे, नहीं तो आप हमारा काम करो। तो कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी कि गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, लाभकारी परिवर्तन होगा। इसके बाद यूपीएससी का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद, यूपीएससी का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद नियोजन का पात्र नहीं होगा, किसके, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जैसे अध्यक्ष रह लिया, ठीक है, अब इनको ये अध्यक्ष को ये भी तो लालच हो सकता है कि अगर मान ले इनसे कोई मिनिस्टर या कोई नेता आकर के उनसे ये बोलता है कि आप हमारा काम करवाइए, हम आपको फिर से अध्यक्ष बना देंगे, तो ऐसा प्रावधान तो रखा ही नहीं गया है इसमें। तो इसीलिए क्या है कि इसमें ये प्रावधान इसीलिए रखे जाते हैं कि इनके मन में कोई लालच रहे ही ना। अगर यूपीएससी का कोई अध्यक्ष रह गया है ना, तो आप ये समझ लीजिए उसको सिर्फ घर बैठने के अलावा कोई काम नहीं मिल सकता। साफ साफ इसमें लिखा है कि यूपीएससी का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता, ठीक है, उसको केवल घर बैठना पड़ेगा। एक बार वो अध्यक्ष पद पर रह लिए तो उनको नौकरी लगेगी ही नहीं सरकारी, तो उनको अपना घर ही बैठना पड़ेगा। इसके बाद यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद, ये अध्यक्ष की बात चल रही थी, अब सदस्य की बात अपन करते हैं। सदस्य क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों सदस्य क्या है, सदस्य के पास अभी भी लाइन खुली हुई है। कौन कौन सी है? एक तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, दूसरा वो किसी और राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पे पीएससी लिख देता हूँ, यहाँ पे यूपीएससी लिख देता हूँ। तो यूपीएससी का जो सदस्य होगा वो क्या क्या कर सकता है? एक तो वो अध्यक्ष बन सकता है, दूसरा किसी और राज्य की पीएससी का या किसी और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। और लास्ट जो प्रावधान है वो ये है कि पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अब आप थोड़ा सा समझिए, पुनः नियुक्ति का मतलब भी यही है कि अगर कोई अध्यक्ष है तो वो पुनः अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई सदस्य है तो वो पुनः सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे क्या प्रावधान रखे गए? एक तो अध्यक्ष के, अभी आप थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए, अभी रिवाइज करा देता हूँ। अध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष तो देखो, न तो वो किसी भी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नौकरी कर सकता है, ना वो यूपीएससी का अध्यक्ष फिर से बन सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि उसको घर रहना है। और सदस्य क्या क्या कर सकता है? वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। 2 चीजें हो गई। इसके बाद ये दोनों पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे, कि सदस्य को ही मान लो ये कह दिया जाए कि चलो आप हमारा काम कराओ, हम तुम्हें फिर से सदस्य बना देंगे, तो ऐसा भी हमने कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ये कुछ प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद ये सब चीजें हम देखते हैं। गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा और आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हटने का तरीका क्या होता है कि त्याग पत्र दे दे कोई, आराम से। सबसे आसान तरीका यही है कि यूपीएससी का कोई अध्यक्ष है, कोई चेयरमैन है, कुछ भी है, अगर वो हटना चाहते हैं खुद से तो वो अपना त्याग पत्र देंगे। और त्याग पत्र किसको देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अभी हम बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति को देंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना, एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं। संसद को देंगे, राज्य संबंधित राज्य के उसको देंगे, या राष्ट्रपति को देंगे, या उपाध्यक्ष को देंगे। जो भी चीजें हैं उसमें 4 ऐसे ऑप्शन होंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रधानमंत्री को देंगे, तो इसीलिए आपको याद रखना है राष्ट्रपति। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। कंफ्यूजन होता है, बार बार रिवीजन करिए, बार बार
आप वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हो, जैसे अभी आप नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो, उसके बाद 1.5x में देख लिए, फिर रिवीजन हो जाता है 1.75 में देख लिए, 2-3 बार आप देख लोगे ना तो यकीन मानिए आपको याद हो जाएंगी चीजें। इसीलिए तो त्याग पत्र किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। एक तो ये दिवालिया घोषित होने पर इसको हटाया जा सकता है, दिवालिया घोषित होने बैंकरप्ट हो गया तो इस पर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, उनकी आमदनी कुछ बची नहीं है, ये बैंक का कर्जा लेकर के एक तरीके से भाग रहे हैं, तो दिवालिया घोषित हो गए। दूसरा, ये अपनी पदावधि के दौरान बाहर कहीं और काम करने में लगे हों, मान लीजिए वो यूपीएससी का अध्यक्ष भी है, अभी वर्तमान में मान लो यूपीएससी के अध्यक्ष भी हैं और वो चाहते हैं कि कहीं और काम और मिल जाता तो ठीक था। जैसे कि मान लो उनको पढ़ाने का शौक है और वो बोलते हैं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मन है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वहां से वेतन भी ले रहे हैं। तो अगर ये पता लग गया तो राष्ट्रपति कहते हैं कि चलो भैया हटो यहाँ से, ये भी ऐसा प्रावधान है, तो इनको हटाने की एक ये भी वेश है। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष तथा दूसरे सदस्यों को साबित कदाचार तथा अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय में। अब दोस्तों यही आपने किसमें देखा, यही आपने निर्वाचन आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे भारतीय निर्वाचन आयोग हो, उसके अध्यक्ष सदस्यों की बात हो, तो उनको इन आधारों पर हटाया जा सकता है, साबित कदाचार और अक्षमता, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी काम करने की इसमें क्षमता ही ना, इस आधार पर हटाया जा सकता है। लेकिन इनको जो ये जो प्रूव हो जाएगा तब इसके लिए क्या होगा, इन ऐसे मामलों में अगर इनको हटाना है तो ये उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए भेजा जाएगा ये वाला मामला, और फिर सुप्रीम कोर्ट जब इसमें अपनी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा और इनको हटाने के समर्थन में अपनी रिपोर्ट देगा, तो राष्ट्रपति उनको हटा देंगे। और एक बात याद रखनी है, राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए, ये वाली जो उच्चतम न्यायालय की ये सलाह है या उनका जो समर्थन है मानने के लिए वो बाध्यकारी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ नहीं आप हटा सकते हो, फिर राष्ट्रपति के मन में आया कि नहीं हटाते चलो छोड़ो, तो ऐसा नहीं है, वो बाध्यकारी होगा उनको हटाने के लिए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय की जांच के दौरान राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। दोस्तों जब तक मान लो कोर्ट में जांच चल रही है, अपना सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, तब तक उनको निलंबित कर सकता है। तो क्या क्या जाना, एक तो अपना त्याग पत्र वो किसी को दे दे, त्याग पत्र अपना किसको दे दे, राष्ट्रपति को दे दे। दूसरा पॉइंट क्या है, वो दिवालिया घोषित हो गया हो। तीसरा पॉइंट क्या है, वो कहीं और वेतन, मान लो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो कहीं बाहर वेतन नियोजन में लगे हों। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इन आधारों पर जब हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला भेजेंगे। मामला जांच होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास आएगा या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसका समर्थन कर देता है हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। और ये जब पूरी प्रोसेस इस दौरान होगी जांच के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा तब तक राष्ट्रपति चाहे तो अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। तो ये पूरे के पूरे इसमें प्रावधान है। अब दोस्तों कुछ संवैधानिक उपबंध जो मैंने आपको बता ही दिए, जो आर्टिकल्स में इनमें क्या लिखा है, जो मैंने आपको अभी बताया वही सब कुछ तो इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ऐसा प्रावधान कहाँ पर है, तो आर्टिकल 315 में। ठीक है, अब होगा तो उसमें कुछ सदस्य भी होंगे, तो आर्टिकल 316 में है सदस्य की नियुक्ति और पदावधि के बारे में। इसके बाद इनको हटाने की कोई प्रक्रिया होगी, हटाने की या इनको निलंबित करने की, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहाँ पर है, तो ये अपनी आर्टिकल 317 में है। और इसके बाद अपना ये क्या, आयोग सेवा शर्तों के बारे में। अब सेवा शर्तें यानी कि कितने सदस्य होंगे, कौन लोग होंगे, क्या होगा, ये सारे जो भी है डिसीजन जो राष्ट्रपति लेता है, कितने सदस्य होंगे, क्या उनका जो भी है मतलब आप समझ गए होंगे कि आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम। ठीक है, तो ये 318 में है। इसके बाद 319 में क्या है, 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अब जैसे मैंने इसमें आपको बताया था ना
कि वो अगर कहीं बाहर वेतन नियोजन में लगा हो तो ऐसे कोई काम ना कर रहा हो, तो इसके बारे में प्रतिषेध। तो ये ये उपबंध कहाँ पर है? 319 में है। 320 में क्या है? तो आयोग के काम के बारे में दिया कि आयोग के कृत्य क्या है, क्या काम करेगा। 21 में क्या है? तो उन कृत्यों का विस्तार, कृत्यों का विस्तार यानी कि संसद मान लीजिए कोई अधिनियम है, कुछ एक्ट के द्वारा कोई निकाय या कोई संस्था बनाती है, तो उस दौरान ये एक्स्ट्रा इनका जो काम आएगा तो वो इनको करना पड़ेगा। इस तरीके से इनका जो करने की जो शक्ति है वो भी हम इसमें मतलब पढ़ते हैं। इसके बाद 322 में क्या है? लोक सेवा आयोग के व्यय। व्यय यानी कि जो आयोग के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको कुछ सैलरी जाती है ना, तो सैलरी कहाँ से जाती है? तो वो जाती है भारत की संचित निधि से, ये भी आप याद रखना। और लास्ट में है अपना लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। प्रतिवेदन यानी कि ये अपनी प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट देंगे, और एक किसको रिपोर्ट देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को। अब आप अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ बोलते जाएं कि देखिए 315 में एक आयोग होगा। आंखें बंद करो और बोलो, 315 में एक आयोग होगा, ठीक है। आयोग फिर उसके बाद आयोग में कुछ सदस्य होंगे तो उनकी नियुक्ति भी होगी, उनकी पदावधि के बारे में कुछ होगा, तो ये 316 में रख दिया। उसके बाद हमने उनको नियुक्त तो कर लिया, लेकिन उनको हटाना है, तो फिर हमने ये 317 में रख दिया, उनको हटाने और निलंबित करने वाली बात, ठीक है। इसके बाद हमने 318 में देख लिया कि सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में देख लिया कि उनकी क्या पदावधि रहने वाली है। वो मतलब वो 6 वर्ष और 65 वर्ष के लिए है, कितने लोग होंगे, क्या सेवा की शर्तें हैं, उनकी सारी की सारी चीज़ें हमने 18 में रख दी, ठीक है। उसके बाद हमने जब सेवा शर्तें रख दी, सब कुछ रख दिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको जो 19 में मैंने आपको क्या बताया था कि ये कहीं बाहर ना लगे, उनको एक वेतन नियोजन में ना लगे हों, तो इस तरीके से जो पद धारण करने, मान लो कोई बंदा है कहीं बाहर पढ़ा रहा है या जो भी कर रहा है, और उस समय हम चाहते हैं कि उसको यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया है, तो नहीं बना पाएंगे, तो उसके बारे में ये 19 में रखा गया। 20 में क्या रखा गया? काम के बारे में। अब देखो कृत्यों को आप जीरो से जोड़ लीजिए, कोई काम नहीं करते हो तुम, जीरो काम करते हो, इस तरीके से याद करके। तो आयोग के काम कितने हैं? जीरो यानी 320, 20 में पीछे जीरो आ रहा है ना, तो आयोग के कृत्य ऐसे आप जोड़ सकते हो। 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार हमने अभी जाना, और 22 में जब दो दो मिलके, जैसे 322 है तो 322 में आप पीछे के दो दो ले लो, जब दो दो लोग मिल जाते हैं, चार दो चार लोग हो जाते हैं, तो क्या होता है? बहुत खर्चा होता है, ठीक है। तो आयोग के व्ययों के बारे में। और हाँ, एक बात याद रखना, इनकी जो सैलरी है वो कहाँ से आती है? संचित निधि से आती है, ठीक है। इसके बाद लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, ये अपनी प्रतिवर्ष रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे? तो ये राष्ट्रपति को देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने इसमें आपने क्या क्या जाना तो ये भी आप देख लो थोड़ा सा। सबसे पहले हमने संक्षिप्त इतिहास देख लिया कि 1854 में बना सिविल सेवा आयोग की जो है स्थापना हो गई थी। परीक्षा आयोग लंदन में होता था। 18 से 23 उम्र रखी गई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने परीक्षा 1864 में पहली बार पास कर ली। फिर 1919 का अधिनियम आया, यानी कि मांग हो रही थी कि भारत में परीक्षा आयोजित कराई जाए, तो उसके बाद 1922 में पहली बार परीक्षा आयोजित हो गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर 24 में ली आयोग बना, ली आयोग ने सिफारिश करी, तो 1926 में क्या हुआ? इसका गठन हो गया था, और सर रॉस बॉर्गर इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद प्रांतों में लोक सेवा आयोग की बात हो रही थी 1935 के अधिनियम के बाद। तो उसके बाद 2 साल बाद ठीक 1937 में लोक सेवा आयोग, फेडरल लोक सेवा आयोग बना दिया गया था अपना। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग की एक तरीके से उसका नाम संघ लोक सेवा आयोग रख दिया गया था, फेडरल लोक सेवा आयोग का। और भ्रष्टाचार में हमने देख ही लिया था, एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे 9 से, सामान्यतः 9 से 11 होते हैं। आधे सदस्य अपने 10 वर्ष का अनुभव एटलीस्ट लिए हों, और राष्ट्रपति के पास ही ये पावर है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है सेवा शर्त निर्धारित करने का। इनकी पदावधि क्या है? तो 6 से 65 वर्ष है, ये अपने देख लिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कब करेगा? जब पद खाली हो या किसी अन्य कारण से पद खाली हो, मतलब उस समय करेगा। और ये संवैधानिक संस्था है। भाग 14 से लेकर के इसमें इसका वर्णन है, भाग 14 में इसका 315 से 323 तक। इसके बाद आयोग के कार्य हमने देख लिए। ऑल इंडिया सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज है, या केंद्र शासित क्षेत्रों की जो लोक सेवा है उनके लिए करवाता है। संयुक्त भर्ती की योजना भी तैयार ये करवाते हैं अनुरोध पर राज्यों के, और राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद क्या करते हैं? तो राज्यों को सलाह भी प्रदान करते हैं।
इसके बाद हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष संबंधी कार्य उनके देख लिए कि सैलरी में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा और नियोजन का पात्र कहीं नहीं होगा, अध्यक्ष जो होगा। और उसके बाद नियोजन मतलब दोस्तों नौकरी होती है, ठीक है। यूपीएससी का सदस्य क्या होगा, वो अध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन यूपीएससी का जो सदस्य होगा वो अध्यक्ष बन जाएगा और किसी और राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष कुछ नहीं करेगा। ये भी हमने देख लिया। पुनः नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी हमने जाना। इसके बाद इनको हटाने की प्रक्रिया क्या थी, तो वही थी कि दिवालिया घोषित हो गया और पदावधि के दौरान या अपना त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा, और उस दौरान कहीं और काम कर रहा होगा तो हटा देंगे साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर। लेकिन इस दौरान अगर हमें मिसबिहेवियर है उसको इनकैपेसिटी के आधार पर हटाना है तो उच्चतम न्यायालय में जांच के लिए भेजा जाएगा। वो अपना अगर इसमें समर्थन करता है हटाने के लिए तो राष्ट्रपति इसको हटाने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। और इसके बाद तो फिर राष्ट्रपति अध्यक्ष अन्य सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। कब कर सकता है, उस दौरान कर सकता है जिस दौरान जांच चल रही हो। और फिर हमने ये उपबंध भी देख लिए संघ लोक, ये भी आप एक बार देख लेना। और इसके बाद लास्ट में है अपने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चन। सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा आयोग का जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें से जैसे स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था हो गई, जो राजस्व पद्धति, उन्होंने कलेक्टर्स को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे उस समय आईसीएस का जो, ठीक है। तो ऐसे मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसीलिए क्या बोला जाता है, प्रशासनिक अपना सिविल सेवा का जनक माना जाता है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, मैंने आपको बताया पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉस वॉरकर थे। इन्हीं की अध्यक्षता में 1926 को क्या हुआ, 1926 को गठन हुआ और 1926 से लेकर के 1932 तक ये रहे। इसके बाद प्रथम भारतीय अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो एच के कृपलानी है। इस एच के कृपलानी से पहले 3 और लोग रह गए थे जो कि भारतीय नहीं थे। एक तो थे, ये तो थे, इनके बाद 3 लोग, मतलब टोटल 4 लोग एच के कृपलानी से पहले रह गए थे अध्यक्ष, लेकिन वो भारतीय नहीं थे। तो पहले भारतीय आपसे पूछा जाए तो एच के कृपलानी। प्रथम महिला आपसे पूछा जाए, महिलाओं को आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, लास्ट ईयर भी पूछा ही था। तो श्रीमती आर एम मैथ्यू, रामा आर एम मैथ्यू करके ऐसा कुछ इनका फुल नेम आप चेक कर लेना, मैथ्यू नॉट अ मैथ्यू, सॉरी, ठीक है। इसके बाद वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है अपने सुनील प्रदीप कुमार जोशी, और वर्तमान अध्यक्ष यानी कि मैं आज की डेट में आपको ये बता रहा हूँ 23 जनवरी की 2021, ठीक है, 23 जनवरी 2021। तो ये इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद कल चेंज हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। चलिए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आई है तो भी आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ इसमें पसंद नहीं आई, क्या हमें इसमें सुधार की ज़रूरत है। और आप, ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना है आप सब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।